जहाँ प्यार करने की उम्र हमारे हिसाब से जवानी होती है, वही इस कहानी में उम्र को पीछे छोड़ चुके एक 70-80 साल के बूढ़े बूढ़ी की लव स्टोरी हम देखेंगे और कहानी का अंत तो आपको पूरा चौंकाने वाला है। तो आइए मूवीज वेब के पिटारे से निकलती है 2015 की साउथ कोरियन मूवी सैल्यूट द अमोर, डायरेक्टर कांग जे क्यू, IMDb 7.2। कहानी शुरू एक कम उम्र सेना नौजवान से हुई जो खुद को शीशे में निहार रहा है और बड़े ही उतावले से किसी का इंतजार भी कर रहा है। तभी दूसरी ओर से एक बस आई। बस के आते ही उस लड़के ने एक लंबी सांस छोड़ी। उसकी नजरें न जाने खिड़की के अंदर किसी खोज रही है। फिर बस से एक सुंदर सी लड़की हाथ में फूल लिए उतरी और अपनी मंजिल की ओर चलने लगी। उसे देखकर लड़के के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। इसके बाद वो भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। इधर उस लड़की के चेहरे पर भी कहीं न कहीं मुस्कुराहट झलक रही है। थोड़ा आगे जाने के बाद अचानक लड़की पीछे की ओर मुड़ी और लड़के ने एकाएक उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? पहले तो तुम्हें अपना नाम बताना चाहिए ना, तुम तो सीधा मुझसे मेरा नाम पूछ रहे हो, ऐसा थोड़ी ना होता है, कहकर हाथ में पकड़ा हुआ फूल गुस्से से उस लड़के को थमाकर आगे की ओर चलने लगी। उस लड़के को तो उसका रूठना भी भा रहा है क्योंकि वो भी उसे पसंद करती है, उसे और क्या ही चाहिए। बेहद ही खुश वो चिल्लाकर मेरा नाम कहते ही वो नाम हमें ना सुनाकर कहानी वहीं रुक गई और अब 70 साल के एक बूढ़े आदमी संचल को दिखाया जाता है जो अपने काम में जाने के लिए घर से निकल ही रहे हैं कि उसने देखा उसके गेट के सामने रास्ते पर पूरा सामान ही सामान फैला पड़ा है। दरअसल सामने ही आज नए पड़ोसी शिफ्ट हुए हैं। संचल बहुत ही चिड़चिड़ा और शक्की मिजाज के हैं। बाहर चलने की जगह न देख वो चिल्लाने लगे, ये सब सामान जल्दी से हटाओ, यहाँ लोगों को चलने की जगह नहीं मिल रही है। दरअसल उनके परिवार में कहने को कोई भी नहीं है, वो अकेले ही रहते आए हैं। इसी वजह से इस उम्र में भी अपना खर्चा पानी चलाने के लिए पास ही एक सुपरमार्केट में काम करते हैं। वो बूढ़े हैं करके सुपरमार्केट का बॉस जांगसू उसकी इज्जत भी करता है और उनसे अच्छा बर्ताव भी। संचल का जीवन इसी तरह कटता। सबसे पहले सुबह जल्दी उठना, खुद का खाना बनाना, घर का काम करना और उसके बाद सुपरमार्केट निकलना और फिर शाम को आकर वापस सो जाना। लेकिन एक दिन अचानक खाना बनाने जाते वक्त उन्होंने पाया कि चावल पहले से पका हुआ है। उन्होंने तुरंत पुलिस को फोन लगाया। कोई कैसे मेरे घर घुसकर खाना पका सकता है? और किसी चोर के होने का शक उसने पुलिस को बताया। उल्टा पुलिस ने उसे आपके पास और कोई काम नहीं है ऐसे शिकायत करने के अलावा कहकर फोन रख दिया। अब यहाँ कुछ दिन बाद रह रहे लोग अपने शहर को और विकसित और डिजिटल सिटी बनाने के मतलब से एक प्रोग्राम कर रहे हैं। लेकिन ये चीज संचल को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी क्योंकि वो छोटे से ही वैसे परिवेश में पले बड़े हुए हैं। उन्हें मॉडर्नाइजेशन की तरफ कतई नहीं जाना और इसीलिए उन्होंने सहमति पत्र में भी अभी तक अपना सिग्नेचर स्टैंप नहीं मारा। उनके एक सिग्नेचर के कारण ही ये पूरा विकास का काम रुका हुआ है। जब भी ऐसा कोई प्रोग्राम होता वो उस प्रोग्राम को खराब कर देते। लेकिन फिर भी समाज के बाकी लोग कभी उनके साथ जोर जबरदस्ती नहीं करते, कभी बेइज्जती नहीं की। सभी उन्हें वहाँ के बड़े और गार्जियन मानते हैं। एक दिन काम से वापस लौटे संचल घर का दरवाजा खोलते ही लगभग उसी की उम्र की एक बूढ़ी महिला गुमनिम को खुद के घर में यूं देख वो तो तरस ही गए। आखिर तुम ही हो ना वो चोर जो मेरे घर में घुसकर खाना पकाता है? और फिर उसे थाने भी ले आए जहाँ वो गुमनिम को क्या चुराने आई थी मेरे घर कहकर गुस्से में उसका हाथ पकड़कर चिल्लाने लगे। पर गुमनिम बोली, मैं तो समझी थी कि आप घर पर होंगे तो आपको मेरा बनाया हुआ केक दे आऊं, लेकिन आपने तो मुझे गलती से चोर समझ लिया, मैं चोर नहीं हूँ। तभी गुमनिम की बेटी मिंजू वहाँ आकर और पुलिस को सारी बात समझाकर मामला खत्म करती है। सभी वापस अपने घर लौटने लगे। असल में वो गुमनिम वही सामने शिफ्ट हुई नई पड़ोसन है। अब गुमनिम बोली, आपको नहीं लगता कि आपको मुझसे माफी मांगनी चाहिए इस तरह मुझे थाने ले जाने के लिए? उल्टा तुम्हें किसने कहा था खाली घर में बिना इजाजत घुसे चले आने को? संचल ने चिल्लाकर कहा। संचल थोड़ी कड़वी जबान का है, इसलिए अक्सर उसकी बातों में चिल्लाना चीखना ही सुनाई पड़ता है। गुमनिम बोली, मैं थोड़ा डर गई थी क्योंकि सामने से आपके घर का गेट खुला हुआ था। फिर मैंने बहुत देर तक आपको आवाज भी दी, लेकिन अंदर से कोई आवाज न आने पर मैं डर से अंदर देखने गई क्योंकि सुना था कि आप अकेले रहते हैं, कहीं कुछ हो न गया हो, बस इसीलिए। संचल को ये सब सुनाकर वो अंदर जाने लगी। तभी सब कुछ सुन रहा संचल अचानक से बोला, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम किम सुंग चिल है। और जवाब में उसने भी कहा, मेरा नाम इम गुमनिम है। कितना प्यारा नाम रखा है तुम्हारे माँ बाबा ने। बोलते ही गुमनिम बोल पड़ी, आपने अभी तक मुझसे माफी नहीं मांगी, अब इसके बदले में आपको मुझे एक दिन डिनर पर ले जाना होगा, मंजूर? इतना कहकर वो घर के अंदर चली गई।
अब जब जब गुमनम की सांचल से मुलाकात होती, वो उसे हर बार मुझे डिनर पर कब लेकर जा रहे हैं, भूले तो नहीं है ना आप, कहती रहती। इसी चलते एक दिन जल्दी जल्दी में संगचुल एक पैर में जूता और एक पैर में चप्पल लगाकर ही जांगसू यानी कि अपने बॉस के घर आया। दरअसल वो उसके पास मदद मांगने आया है। इससे पहले उन्होंने कभी किसी लड़की को डिनर पर लेकर नहीं गए हैं। जांगसू भी सांगचुल से थोड़ा मस्ती मजाक करने लगे। इसके बाद वो उन्हें लेकर रेस्टोरेंट गया और कैसे वेटर को बुलाना है, कैसे ऑर्डर देना है, इन सब का तरीका उन्हें समझाते हैं। इसके बाद लड़कियों से कैसी बात करनी है, ये सब भूल जाऊंगा बोलकर संगचुल तुरंत जांगसू की कई सारी बातों को एक कागज में लिखने लगा। बीच बीच में जब जांगसू उन्हें चढ़ाता तो वो एक बच्चे की तरह गुस्सा होकर मुंह फुला लेते। अब डिनर डेट का दिन आया, जिसकी तैयारी में जांगसू ने पिछले साल अपने पिता को उनके जन्मदिन में देने वाला कोट पैंट उनको पहनने को दे दिया। अरे वाह, ये तो आपको एकदम फिट हो गया, कहकर वो थोड़ा भावुक भी हो गया। इधर बात बात पर जांगसू और उसके दोस्त उन्हें चढ़ाने लगते और वो एकदम बच्चों की तरह चढ़कर अब मैं नहीं जाऊंगा कहने लगते। अच्छा सुनिए, आपको ना खूब गुमनम की तारीफ भी करनी है, लड़कियों को ना तारीफ सुनना बहुत पसंद है। अब दोनों डिनर डेट के लिए साथ निकले। ऐसे इस तरह से पहली बार दोनों सज धज के हैं। दोनों ही एक दूसरे को प्यार भरी नजरों से देखते हैं और संगचुल घबराहट में गुमनम की तारीफ में कुछ न समझ आकर कितना सुंदर तुम्हारा जूता है कह देता है। गुमनम को भी हंसी आ गई। अब रेस्टोरेंट में जैसे जांगसू ने सिखाया था वहाँ जाकर तो सब कुछ उल्टा होता है। संगचुल थोड़ी देर के लिए चुप हो गया, फिर उसके बदले गुमनम ने सब कुछ संभाल लिया, वेटर को बुलाने से लेकर ऑर्डर देने तक, ताकि संगचुल को किसी तरह की शर्मिंदगी महसूस न हो। उनका पहला डेट दोनों बहुत ही अच्छे से हंसी खुशी बिता रहे हैं, मानो उन्हें अपना कोई सोलमेट मिल गया हो। अब गुमनम को घर छोड़ते वक्त क्या मैं आपको बीच बीच में फोन कर सकती हूँ, गुमनम बोली। संगचुल को और क्या चाहिए, वहाँ तो उसने ऐसे ही हाँ कह दिया, लेकिन बाद में अपने कमरे में आकर वो फूले नहीं समा रहे और उस दिन से वो लैंडलाइन फोन अपने तकिए के बगल में रखकर सोते। पहले से अब वो कहीं ज्यादा खुश है। ऐसा इंसान जिसने आज तक कभी टेक्नोलॉजी में इतना ध्यान नहीं दिया, बाकियों को मोबाइल फोन में बात करते देख एक दिन वो भी जांगसू से कहकर एक नया मोबाइल फोन खरीदते हैं। जांगसू ने उन्हें थोड़ा बहुत फोन चलाना भी सिखा दिया और उसके बाद संगचुल गुमनम के पास आए। गुमनम एक फ्लावर शॉप चलाती है। बात करते करते बहाने से संगचुल ने अपना फोन दिखाया। ओहो, नया फोन, क्या आप मुझे अपना नंबर देंगे, मैं इसी में आज से आपको कॉल करूंगी, गुमनम बोली। संगचुल यही तो चाहता था, अपना नंबर देने ही तो यहाँ आया था। उनका ये पहला पहला प्यार भी ठीक वैसा ही है जैसे ना कम उम्र में लोगों को होता है। प्यार के आगे उम्र नहीं देखी जाती। नंबर एक दूसरे को देने के बाद फोन पर मैसेज भेजते, अपनी अपनी तस्वीरें भी भेजते, मिलने का प्लान भी करते, एक दूसरे को देखकर शर्माते। ऐसे ही हंसी खुशी में दिन गुजरने लगे। संगचुल किसी जवान लड़के की तरह गुमनम को उसकी दुकान से बाहर झांक झांक कर निहारते, उसकी एक झलक पाने वहाँ पहुँच जाते। एक दिन बॉस जांगसू की बेटी और उसके बॉयफ्रेंड के साथ संगचुल और गुमनम भी बाहर घूमने निकले हैं, जहाँ वो दोनों एक टीनेजर की तरह वक्त बिता रहे हैं। एक ही हेडफोन में रोमांटिक गाना सुनना, शॉपिंग करना, मूवी देखना, पार्क में झूले में साथ बैठना, उनका एक बहुत अच्छा समय बीत रहा है। इतने में उम्र के चलते झूलते वक्त गुमनम को तबीयत खराब लगने लगी। वो वॉशरूम चली गई और उसका सारा सामान पकड़े संगचुल बाहर खड़ा है। लेकिन जब काफी समय हो गया वो अभी तक बाहर नहीं आई तो यहाँ संगचुल को घबराहट होने लगी। इतने में थोड़ी देर बाद गुमनम अंदर से बोली, मुझे बहुत डर लग रहा है संगचुल, मुझे गाना गाकर सुनाओ ना। पहले तो वो गाना गाने को नहीं मानते, लेकिन फिर बाद में गुमनम के लिए जोर जोर से गाना गाने लगे। उसे ऐसी हालत में गाते देख वहाँ से गुजर रहे लोग हंस भी रहे हैं, लेकिन गुमनम के आगे उन्हें किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। घर पहुंचकर गुमनम की तबीयत ज्यादा ही बिगड़ गई। अपनी माँ को तकलीफ में देख मिंगजुंग उसी वक्त संगचुल के पास आई। अब से आप मेरी माँ से नहीं मिलेंगे, बात सुनाकर वहाँ से चली गई। पूरी रात संगचुल को नींद नहीं आई। अगले दिन संगचुल ने गुमनम के घर के बाहर एक और बूढ़े आदमी को देखा। मिंगजुंग और वो बूढ़ा आदमी हंसते हुए एक दूसरे से बात कर रहे हैं। ये देख उन्हें कुछ जलन सा महसूस होने लगा। उसी दिन गुमनम फिर से संगचुल को कहीं खाने चलने को कहती है, लेकिन पहले से ही हल्का हल्का मन में जलन लिए संगचुल गुमनम से भी थोड़ा खफा है। आज उसका मिजाज ठीक नहीं है, इसलिए छोटी छोटी बातों पर वो और बाकी लोगों से झगड़ा उन पे चिल्ला पड़ते। उसका ऐसा बर्ताव देखकर गुमनम ने सवाल किया, क्या आप मुझसे नाराज है? तो वो उस पर ही गुस्से में चिल्लाने लगे, इस उम्र में आकर पता नहीं मुझे क्या हो गया है, तुमने मेरी पूरी जिंदगी ही उलझन में डाल दी है।
अब तो गुमनिम का भी पारा चढ़ गया। आपकी जिंदगी मेरी वजह से ऐसी हुई है ना, ठीक है, अब से आप अकेले ही रहकर अपनी जिंदगी बिताइए। और वहाँ से चली गई। हाँ हाँ जाओ जाओ, मैं अकेला रह लूँगा, पीछे से चिल्लाते हुए वो भी अपने घर आ गए। अगले दिन सुपरमार्केट में सुंगचिल को एक हंसमुख बूढ़े कपल दिखे और उसे गुमनिम की याद आ गई। थोड़े बहुत फ्रूट्स लेकर वो गुमनिम के दुकान आ पहुंचे और कल के लिए माफ़ी मांगी। गुमनिम ने भी उससे माफ़ी मांगी और दोनों का पैचअप हो गया। फिर से दोनों साथ समय बिताने लगे। कुछ दिन बाद वही सुपरमार्केट का बॉस जांगसू गुमनिम को फोन पर सुना रहा है, जैसे भी करके जल्दी सुंगचिल से वो सिग्नेचर स्टैंप लेकर आइए, वरना बहुत देरी हो जाएगी और हो सकता है कि बैंक हमारे इस पूरे जगह को बंद भी कर दे। हाँ हाँ, मैं जल्द लाने की कोशिश करती हूँ, गुमनिम बोली। तो क्या इसका मतलब उस सिग्नेचर स्टैम्प के लिए ही तो नहीं, बस वो सांगचुल के करीब आई है? क्या पता किसके मन में कौन सा चोट छुपा है। और अगर जैसा हम सोच रहे हैं वैसा ही हुआ तो बेचारे संगचिल का बहुत मन दुखने वाला है। अब एक दिन संगचिल ने फिर से उसी बूढ़े आदमी को गुमनिम से पैसे मांगते हुए देखा, जो कि उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। खैर, कुछ दिन बाद गुमनिम का 69वां जन्मदिन है। मिंगजुंग ने उनके लिए एक पार्टी रखी है, मगर सुपरमार्केट में काम कर रहे सुंगचिल पार्टी के बारे में बिल्कुल भूल ही गए। फिर वहाँ के एक स्टाफ ने उसे पार्टी के बारे में याद दिलाया और वो वैसे ही सुपरमार्केट के ड्रेस में भागे भागे पार्टी में पहुंचे, जहाँ वो फिर से उसी बूढ़े आदमी को गुमनिम के परिवार के साथ बैठा हुआ देखते हैं। ये देखकर उसे पता नहीं क्यों बहुत ही खराब लग रहा है। शायद वो गुमनिम का पति है। थोड़ी देर बाद उसने गुमनिम और उस बूढ़े आदमी को एक दूसरे से लड़ते झगड़ते हुए देखा। ये सब देखकर उसका तो खून खौल गया। अब मौका पाकर घर जाते समय उसे रास्ते में ही रोक उसके नजदीक आया। तुम क्यों अपनी पत्नी को दुख दे रहे हो? पहले से छोड़ के चले गए और अब उससे पैसे मांग रहे हो। गुस्से में चिल्लाते हुए उसका कॉलर पकड़कर मारने वाला होता है। ये देख सभी ने आकर उन्हें रोका और सुंगचिल को पता चला कि वो बूढ़ा आदमी गुमनिम का पति नहीं बल्कि देवर है। ये जान वो शर्मिंदा होकर वहाँ से चला गया। तुरंत पीछे पीछे गुमनिम भी आई, उसे समझाया और हंसकर बोली, मुझे नहीं पता था कि आपको जलन भी होती है, आप मुझे पसंद करते हैं ना, चिढ़ाने लगी। संगचिल ने भी हंसकर उसे जन्मदिन का तोहफा दिया, एक चश्मा। आज तो उस ड्रेस में बहुत सुंदर लग रही थी, तारीफ भी की। यहाँ से दोनों संगचिल के घर जाते हैं, जहाँ वो अपने हाथों से गुमनिम के लिए खाना पका रहा है। इसी फाक में वो संगचिल के कमरे में घुसी, जहाँ उसे उसका लिखा एक नोट दिखा। अगर आपको मैं मरा हुआ मिला तो मेरे बैंक से पैसे निकाल कर मेरा सही तरीके से क्रियाक्रम कर देना, और नीचे एटीएम का पिन नंबर लिखा है। ये पढ़कर गुमनिम अकेले में खूब रोने लगी। थोड़ी देर में जब सुंगचिल वहाँ आया तो वो नोट गुमनिम के हाथों में और उसे ऐसे रोता हुआ देख, अरे ये तो मैंने यूं ही लिखा था, कोई भी ऐसी बात नहीं है, कहकर उसे समझाने लगे। गुमनिम उसे माफी मांगते हुए बोली, मुझे माफ कर देना, मुझे पता नहीं था कि आप इतने समय से अकेले हैं। दोनों के ही आंखों में पानी है, खूब रोते हैं दोनों। अब तक दोनों का एक दूसरे के प्रति लगाव काफी बढ़ चुका है, जो साफ दिखाई दे रहा है। और फिर कुछ दिन बाद अचानक संचल को लगा कि वो धीरे धीरे चीजें भूल रहे हैं। इससे वो काफी चिंता में पड़ गए और सीधा गुमनिम को लेकर अस्पताल आ गए। वहाँ उनके कुछ टेस्ट लिए गए, लेकिन रिजल्ट के मिलने का इंतजार उनसे नहीं हो रहा। इसीलिए एक दिन उन्होंने ही खुद डॉक्टर को फोन लगा दिया। चिंता मत कीजिए, आपकी सारी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आई है, बस उम्र की वजह से आप कुछ चीजें भूल जा रहे हैं, डॉक्टर ने कहा। ये सुनकर तो संचल का मन एकदम हल्का हो गया। लेकिन यहाँ दूसरी तरफ डॉक्टर के पास तो गुमनिम खड़ी है और डॉक्टर को उसकी मदद करने के लिए शुक्रिया कह रही है। समझ नहीं आ रहा गुमनिम का ऐसा क्या राज है, वो संचल के साथ ऐसा क्यों कर रही है। अब कुछ दिन बाद फिर जांगसो गुमनिम को फोन करता है, आपने अभी तक वो काम नहीं किया और कितना इंतजार करना होगा। यहाँ सभी मुझसे संचल के सिग्नेचर स्टैम्प का पूछ रहे हैं, क्या जवाब दूंगा मैं उन्हें। वो गुमनिम पर बहुत चिल्लाता है। हाँ मैं जल्दी कुछ करती हूँ, गुमनिम बोली। नहीं, बहुत देर हो चुकी है, अब मुझे ही कुछ करना होगा। और वो संचल के घर का चाबी लेकर उसके घर घुस गया। पूरी तलाशी करने के बाद उसे वो सिग्नेचर स्टैम्प मिल गई। शायद गुमनिम भी इसी स्टैम्प को पाने के लिए ही संचल से रिश्ता बनाया, ताकि वो आगे चलकर उनका इस्तेमाल कर सके। पर क्या बात इतनी सी ही है या इससे भी बड़ा कोई राज छुपा है। अब यहाँ संचल को गुमनिम का फोन आया, कुछ दिन बाद फ्लावर फेस्टिवल होने वाला है, हमें साथ वहाँ जाना है, ठीक है ना। लेकिन फिर अचानक से उनकी तबीयत खराब होने लगी, उन्होंने फोन रख दिया। इधर जांगसू वो स्टैम्प लेकर निकलने ही वाला है कि तभी संचल वहाँ आ गया और उसके हाथों में अपना सिग्नेचर स्टैम्प देख कहने लगा,
नहीं, ये स्टैम्प मुझे प्लीज वापस कर दो। मैं सिग्नेचर करके अपना घर तोड़ने नहीं दूंगा। मैं जैसे मैं था वैसे ही मैं मरना चाहता हूँ। मेरे मरने के बाद तुम्हें जो करना है करो, बस कुछ साल ही तो मांग रहा हूँ। पर जांगसू उन्हें धक्का मारकर स्टैम्प लेकर निकल गया। दरअसल संगचल वहाँ कुछ भी बदलना नहीं चाहते हैं। उन्हें अपने आखिरी के दिन ऐसे ही गुजारने हैं। और उस दिन के बाद से न जाने कितने दिन और बीत गए, लेकिन संगचल को गुमनिम कहीं नहीं दिखी, ना ही घर में और ना ही दुकान में। दुकान भी काफी दिनों से बंद पड़ा है। संगचल को बड़ी चिंता सताने लगी। ऐसे अचानक क्या हो गया? वो ठीक तो है ना? यही सब संगचल सोच रहा था कि तभी उसे गुमनिम का मैसेज आया। मुझे काम के सिलसिले में थोड़ा बाहर जाना पड़ा, सॉरी पता नहीं पाई, बाद में तुमसे मिलने आऊंगी। संगचल ने तुरंत उसे फोन मिलाया, लेकिन फोन तो उसकी बेटी मिंगजुंग के पास है, जो कि अभी अस्पताल में बैठी हुई है। अगले दिन फ्लावर फेस्टिवल है। गुमनिम ने वही जाने की बात की थी। वो वहाँ होगी सोचकर संगचल भी उसी फेस्टिवल में उसे ढूंढता हुआ आया और अपना फोन घर पर ही भूल गया। वहाँ उसकी नजरें सुंदर नजारा को क्या देखेगी, उसकी आंखें तो बस अपनी गुमनिम को तलाश रही है। दूसरी तरफ संगचल को कहीं ना पाकर जांगसू ना जाने बहुत घबरा जाता है। वो उसके घर भी गया तो देखा 25 तारीख यानी आज के दिन पर निशान लगा है, फ्लावर फेस्टिवल। वो भी फौरन वहाँ के लिए निकला। जब तक कि संगचल उसे ना मिल गया, वो बिना रुके पूरी जगह हर कोने में उसे ढूंढता रहा। अब वो संगचल को अपने साथ गाड़ी में घर ले जाता है। सॉरी सर, ये रहा आपका सिग्नेचर स्टैम्प, मैंने इसका इस्तेमाल नहीं किया, कहकर उसे वापस लौटा दिया। पर संगचल को कहाँ कोई सुध-बुध, वो तो बस गुमनिम के बारे में सोच रहा है। आज हमारे मिलने की बात हुई थी, मगर वो आई नहीं, पता नहीं कहाँ चली गई बिना मुझे बताए। मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया। कहते हुए वो काफी भावुक हो उठे। जांगसू की आंखें भी नम हो आई। आपको गुमनिम से मिलना है ना? ठीक है, कहकर उसने अपनी गाड़ी घुमाई और उसी अस्पताल में ले आया जहाँ गुमनिम भर्ती है। अब संगचल को वहाँ देख मिंगजुंग गुस्सा हो गई। जांगसू, क्यों लेकर आए हो इन्हें यहाँ? मुझ पर गुस्सा मत करो, उन्हें कब सच बताओगी तुम? जब माँ मर जाएगी तभी। जांगसू के मुंह से ये सुनकर संगचल घबराने लगे। क्या हुआ गुमनिम को? कहाँ है वो अस्पताल में क्यों है? कहते हुए वो हड़बड़ाने लगे। चिंता ना करे, मैं आपको सारी बातें बताऊंगा। जांगसू के कहते ही मिंगजुंग सीधा बोल पड़ी, माँ बहुत बीमार है और कितना हम लोग सहे, कितना इंतजार करें, अब और ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है। बाबा मुझे देखो, मैं आपकी ही बेटी किम मिंगजुंग, और ये किम जांगसू है, आपका बॉस नहीं बल्कि आपका ही बेटा। सच में हम आपको बिल्कुल याद नहीं है। बाबा आप हमें भूल गए, मगर कम से कम माँ को तो नहीं भूलते। एक बार याद करने की कोशिश करें ना बाबा, प्लीज बाबा। मिंगजुंग के आंसू थम ही नहीं रहे। संगचल बड़ी हैरानी से मिंगजुंग को देखे जा रहे हैं। मिंगजुंग क्या कह रही है उसकी एक भी बात समझ नहीं पा रहे। बाबा को ऐसे और परेशान देख जांगसू ने अपने आंसू पोंछे, खुद को संभाला। चलिए मेरे साथ, उसने बाबा को शांत किया और उन्हें गुमनिम के कमरे की ओर ले चला, जहाँ गुमनिम को मौत और जिंदगी के बीच लड़ता देख संगचल खुद को संभाल न पाए और वही बेहोश होकर गिर पड़े। जब उन्हें होश आया तो खुद को घर के कमरे में जांगसू की बेटी यानी अपनी नातनी को साथ पाया। नातनी उन्हें वो सारी पुराने खींचे हुए परिवार की तस्वीर, उनकी शादी की तस्वीर और भी कई सारी तस्वीर दिखाती है, जिसे देखकर भी उन्हें कुछ याद नहीं आता। इसके बाद वो अपनी पुरानी लिखी हुई डायरी पढ़ते हैं, जिसमें लिखा है, आज ऐसा लगा कि मुझे अल्जाइमर रोग है, जिसकी वजह से मैं चीजें भूल रहा हूँ और मैं जानता हूँ कि एक दिन मैं ये सब कुछ भी भुला बैठूंगा। आज तो मैं अपने घर का रास्ता ही भूल गया था, जहाँ मैंने अपनी पूरी जिंदगी बिताई है। इससे पहले कि मैं सब कुछ भूल जाऊं, आज के दिन मैंने अपनी पत्नी के लिए एक फ्लावर शॉप खोली। मेरी तरफ से एक तोहफा जो उसका सपना था। कम से कम जाने से पहले एक सपना तो मैंने उसका पूरा करने की कोशिश की। आशा करता हूँ अगर मैं कभी उसे छोड़कर भी गया तो वो हमेशा खुश रहेगी। असल में मेरी पत्नी को पैनक्रियाटिक कैंसर है। मैं उसका क्या हमदर्द बनूंगा। आज मैं खुद अंदर से डरा हुआ हूँ कि एक दिन मैं उसे भी भूल जाऊंगा। इसी के साथ उन्होंने अपनी पत्नी, अपने बेटा बेटी सहित पूरे परिवार का नाम भी डायरी में लिख रखा है। इसी के साथ कहानी अतीत में चली गई। गुमनिम को ऑपरेशन थिएटर ले जाया जा रहा है। वो बहुत डरी हुई है, अगर कुछ हुआ और मैं जिंदा वापस ना लौटी तो। संगचल उसकी हिम्मत बंधाता है। तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। गुमनिम बोली, आप मुझे बाहर से गाना गाकर सुनाते रहे, इससे मुझे हिम्मत मिलेगी। गुमनिम को अंदर ले जाया गया
और बाहर रोते रोते संचिल गाना गाकर सुनाने लगे। गाना सुनकर अंदर गुमनम की आंखें भर आई। बाहर उनके बच्चे भी खुद को रोक न सके। और सच में ये दृश्य किसी का भी दिल चीर देगा। ये वही गाना है जब वॉशरूम के बाहर संचिल गा रहा था। आगे डायरी में लिखा है, आज घर में आए मेहमानों से मैंने घंटों बात करके बिताई। वो लोग बहुत अच्छे थे, लेकिन बाद में मुझे याद आया कि वो तो मेरे बेटा बेटी है। क्या अब मैं अपने ही बच्चों को भूलने लगा हूँ? अब तो शायद मैं उन पर बोझ बनने लगा हूँगा। लेकिन इतने प्यार करने वाली पत्नी और बेटा बेटी होने के बाद भी वो ऐसा क्यों सोचते थे? क्योंकि एक दिन संचिल का भाई यानी कि वही बूढ़ा आदमी घर में आकर कहता है, अब बड़े भाई को यहाँ घर पर नहीं नर्सिंग होम में रखना पड़ेगा। ऐसे कब तक चलेगा? पर मिनजुंग और जांगसू इसके हक में नहीं होते। हम अपने माँ बाबा का ख्याल रख लेंगे, लेकिन खुद से दूर नहीं होने देंगे। ये सारी बातें संचिल ने सुन ली और नस काटकर उन्होंने खुदकुशी करने की कोशिश की ताकि वो उन पर बोझ न रहे। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा शायद वो सब कुछ भूल बैठे हैं और परिवार पे बोझ न बने, इसीलिए ऐसा किया है। इसके बाद डॉक्टर की सलाह पे उनके घर से वो सारी तस्वीरें, वो सारी चीजें हटा दी गई, जिससे ये लगे कि बस संचिल ही अकेले उस घर में रहते हैं। फिर सभी परिवार ने आपस में सलाह की। जांगसू बोला, मैं सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक बाबा को सुपरमार्केट में देखूंगा और बेटी तुम दादाजी के निकलने से लेकर घर में घुसने तक उनके पीछे पीछे सब समय रहना, एक पल भी आंखों से ओझल मत होने देना। और मिनजुंग, तुम घर की साफ सफाई कर देना। माँ, तुम बाबा के लिए खाना बना देना, क्योंकि आपके हाथ का खाना ही उन्हें पसंद है और खाने की आदत भी। इस तरह से बाबा को ये भी नहीं लगेगा कि उन्हें अल्जाइमर रोग है और वो खुद को किसी पर बोझ भी नहीं समझेंगे। यही उनका प्लान था और इसी के साथ पूरी कहानी हमें समझ आ जाती है। संचिल की बीमारी की वजह से इस तरह पूरा परिवार मिलकर उनका ख्याल रखते आ रहे हैं। एक तो उनकी पत्नी को कैंसर, ऊपर से खुद की भूलने की बीमारी। इतना ही नहीं, जांगसू की पत्नी की मृत्यु और मिनजुंग का तलाक। इन सब के कारण सुंगचिल को भला क्यों नहीं अपनी जिंदगी बोझ लगेगी। अब कहानी आज में आ गई। सुंगचिल गुमनम को देखने अस्पताल आया है। उसका हाथ पकड़कर वो बहुत रोता है। इसके बाद उसने मिनजुंग को कुछ देर तक देखा और रोते हुए उससे माफी मांगी। मुझे माफ कर देना, मैंने बहुत कोशिश की याद करने की, पर मैं तुम लोगों को याद नहीं कर पाया। मुझे पता है बहुत दुख हुआ होगा तुम्हें। बाबा की बातें सुन मिनजुंग भी रोने लगी। तभी जांगसू बोला, हम आपको याद नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बाबा। आपने ही तो कहा था बच्चे हमेशा माता पिता के मन में बसते हैं। हम भी आपके मन में बसे हैं। आप बिल्कुल भी परेशान मत होना। उनकी अच्छाई का ही फल है कि उन्हें ऐसे बच्चे मिले जो उन्हें समझते हैं। अब सुंगचिल ने उनसे कहा, मेरे और तुम्हारी माँ के पास अब वक्त ज्यादा नहीं बचा है, इसीलिए मैं जिस गुमनम को अभी जानता हूँ मैं उसी के साथ ही आगे की जिंदगी बिताना चाहता हूँ। अब इसके कुछ दिन बाद डिजिटल सिटी बनाने के लिए सिर्फ संचिल के सिग्नेचर की जरूरत थी। वो ना मिलने पर बाहर से लोग आकर अब पूरे जगह को बंद करने वाले हैं, क्योंकि आज फाइल जमा देने की आखिरी तारीख थी। इतने में सुंगचिल ने जांगसू के हाथ में स्टैम्प पकड़ाकर कहा, तुम्हें जो करना है कर सकते हो। ये सुनते ही वहाँ सभी लोग खुश हो गए। कुछ दिनों बाद गुमनिम भी ठीक होकर अस्पताल से लौट आई। एक दिन सुंगचिल और गुमनिम चर्च गए हैं। वहाँ सुंगचिल ने गुमनिम को अंगूठी देकर एक वादा लिया, हम दोनों में से जो भी पहले मरेगा दूसरा नहीं रोएगा। इस जन्म में हम बस अलग हुए हैं, आने वाले और जन्म में हम दोबारा मिलेंगे। गुमनिम ने भी मुस्कुराते हुए सहमति दी और फिर दोनों हंसते मुस्कुराते हुए साथ नाचने लगे। ऐसे ही कुछ दिन और बीते और एक दिन एक नर्सिंग होम दिखाया गया जहाँ बहुत सारे बूढ़े लोग रह रहे हैं। साथ ही साथ सुंगचिल और गुमनिम को भी दिखाया गया। आज आप अच्छे से सोए थे ना? गुमनिम के पूछने पर सुंगचिल बोला, आप यहीं रहती है? आपका नाम क्या है? मेरा नाम तो बोलते हुए वो अटकने लगे। इसका मतलब सुंगचिल फिर से सब कुछ भूल चुके हैं और गुमनिम को एक बार फिर से नई शुरुआत करनी होगी। इसी के साथ कहानी अतीत पे लौटी, जहाँ वही दो नौजवान लड़का लड़की एक दूसरे से नाम पूछ रहे हैं। यही दोनों आज के सांगचिल और गुमनिम होते हैं। सांगचिल ने गुमनिम से कहा, मेरा नाम कभी नहीं भूलोगी ना? नहीं, कभी नहीं भूलूंगी। और तभी बूढ़े गुमनिम और सांगचिल को देखते हैं जो एक दूसरे को देखकर हंस रहे हैं। इसी के साथ ये खूबसूरत कहानी यही समाप्त हो जाती है। दोस्तों, इसी के साथ ये खूबसूरत कहानी यही खत्म हुई। फिर मिलेंगे, तब तक सुनते रहिए, सुनाते रहिए मूवीज ड्राइव। बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर।